बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दिन से न्यूज़ आ रहा है, कल परसों से भी न्यूज़ आ रहा है कि 44,000 वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी टीआरई के लिए। तो जहाँ तक ये वीडियोस जा रही है, कृपया एक बार मेरे कंटेंट को देखें। यदि अच्छा लगता है तो मतलब देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बहुत जगह घूमिए, घूमते रहिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ जैसे ऊपर में लिखा है कि 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी एमसीक्यू करने वाले, वो भी साइंस को, और साइंस के क्वेश्चन को हम एनालाइज भी करेंगे, और उसका जितना भी 6 से 10, आज हम 6 क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 5300 से 5500 क्वेश्चन है। 6 का देखिए यहाँ बुक है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा मतलब बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चलिए। यहाँ आप देखिए क्लास 6 में कितने इंडेक्स है, लगभग 15 चैप्टर, 16 चैप्टर है, ठीक है। और इसका डिस्कस, यदि इसका प्रत्येक का यदि आप मतलब चैप्टर वाइज पहले पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे एनसीईआरटी वन सीरीज आने वाला है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप देख सकें। बहुत अच्छा से नोट्स है, उसमें हम ऐड करेंगे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे हम उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होते हैं 360 डिग्री एनालाइज करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 चैप्टर आज ही हम लोग खत्म करने वाले हैं, चलिए। इसमें एमसीक्यू होगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। पहले 6 देखते हैं, उसके बाद 7 देखेंगे, फिर 8 देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ देखिए। यहाँ देखिए अध्याय 1 है, भोजन कहाँ से आता है। 1 नंबर देखिए क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। तो जानवरों से क्या लिया जाता है, दूध भी लिया जाता है, अंडा भी लिया जाता है, और मांस भी लिया जाता है। तो इसमें होगा उपयुक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फल भी होगा और फूल भी कहीं कहीं खाया जाता है, तो इसका बोथ होगा। यह ऑप्शन गलती हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 में ऐसा नहीं है आपको यहाँ साइंटिस्ट बनाया जाएगा, रॉकेट साइंस ई बराबर एम सी स्क्वायर पढ़ाया जाएगा। यदि आप इस तरह के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ से आप क्या कहें, सिलेक्शन में आपका थोड़ा कम योगदान हो सकता है, क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं, सीढ़ी पर सीढ़ी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ रहे हैं सर्वाहारी मांसाहारी तो आप छोड़ के चले जाइए, इसी में कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप अभी तक नहीं देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाता है। ऑप्शन के वाइज चलेंगे तो ऑप्शन ये होगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है। तो पौधों से क्या लिया जाता है, तो यह सब क्वेश्चन ईजी है, तो इसको हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ते रहेंगे। 5 में, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या होगा, पौधा से भी हम लोग भोजन लेते हैं और जानवर से भी लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं तो बोलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। जो 12th 11th में पढ़े होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट का सूत्र दिया है, तो उसको कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, चावल से हमें क्या मिलता है, चावल से हमें क्या मिलता है, तो हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल से। उसके बाद 8 नंबर देखिए, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूल खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी, ठीक है। शेर एक क्या है, शेर एक मांसाहारी है। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग कटाक टिक लगा के आगे बढ़ते। 11, कुत्ता क्या है, सर्वाहारी है। यह सब क्वेश्चन कोई खास नहीं। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, सर्वाहारी होता है। देखिए, शाकाहारी जो शाक खाता है, यानी पत्ता प्लांट पे निर्भर है। मांसाहारी जो जंतु खाता है वो प्लांट नहीं खाता, और सर्वाहारी जो दोनों खाता है, जैसे मनुष्य हो गया, प्लांट पे भी निर्धारित है और जीव जंतु पे भी निर्धारित है। 13 नंबर देखिए, हमें चीनी से क्या प्राप्त होता है, सॉरी, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें गन्ना से प्राप्त होता है चीनी, ठीक है। तोता क्या खाता है, तो तोता क्या खाता है, तोता प्लांट का जो भाग होता है वो खाता है। मधुमक्खी पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करते हैं, तो वो पुष्प वाला भाग है। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं। तो सब्जी कौन कौन सा है, तो पालक भी सब्जी है, गोभी, गाजर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 नंबर देखिए, दूध कहाँ से मिलता है। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, दूध हमें जानवरों से मिलता है। और दूध देने वाले 5 ऐसे जानवर का नाम कमेंट कीजिए, तो देखते हैं आप लोग क्या पढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, मनुष्य एक डैश प्राणी है। मनुष्य एक क्या है, सर्वभक्षी है, जिसे सर्वाहारी सब कुछ खाता है। 19 नंबर देखिए, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है, तो वो दलिया हो गया। यह सब बच्चे के अनुसार, मतलब बच्चे के अनुसार क्या होता है, दिया जाता है। मांसाहारी जंतु कौन है, मांसाहारी जंतु देख लीजिए, शेर है, और कौन सा है, चीता भी है। मांसाहारी मांस कुत्ता भी खाता है, लेकिन यह सर्वाहारी हो सकता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 21 नंबर, जड़ के रूप में कौन सा सब्जी होती है। तो जड़ के रूप में यह तो आप लोग देखते ही, गाजर भी होता है, मूली भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आलू, आलू तना होता है भाई साहब, यह जड़ नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से एक देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लग सकता है, यदि पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। 22 नंबर देखिए, पादप किसे कहते हैं? पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। जंतु किसे कहते हैं? जीव जंतु को। जानवर को, मनुष्य को जंतु कहते हैं, बायोलॉजी की भाषा में या साइंस की भाषा में। 23 नंबर, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? गाजर होती है, मूली होती है, और क्या होती है? उपयुक्त में तो सब, आलू नहीं होगा। 24 नंबर देखिए, शाकाहारी जंतु कौन से हैं? शाकाहारी कौन से हैं? बकरी है, ठीक है, गाय भी है, हाथी भी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 25 में देखिए, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं वो कौन होता है? तो वो शाकाहारी होते हैं। 26 में, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा कम करते हैं। 27 नंबर देखिए, बाघ एक डैश है क्योंकि ये मांस खाता है, तो मांसाहारी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट यह बताइए तो आप लोग। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा के लिए, स्वस्थ भोजन के जरूरी अंक के लिए, और शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो दोनों खाता हो। हिरण कैसा जंतु है? हिरण शाकाहारी है। सर्वाहारी मनुष्य हो जाएगा, भालू भी हो जाएगा, कौवा भी हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सब हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर देखिए, दूध किस जंतु से मिलता है? तो जो दूध क्या? भैंस, गाय, बकरी, उपयुक्त में से सभी हो जाए। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो शाखा है इसमें देख लीजिएगा। हमें चीनी किससे मिलती है? तो हमें गन्ना से मिलती है, ठीक है। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो दूसरे पर खाता है, ये सब हो। पादप किसे कहते हैं? तो प्लांट को पादप कहते हैं। चावल की खेती किस कौन सी फसल में आती है? तो यह बोलिए, चावल की खेती कौन सी है? खरीफ में। रबी में जो ठंडी का मौसम में होता है, खरीफ जो गर्मी में होता है या वर्षा में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। प्लांट भी दो तरह स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, विषमपोषी, और आगे पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो प्लांट क्या होता है? जो खुद स्वयं का भोजन, आप कहिएगा कि हम भी अपना भोजन बनाते हैं, सब सर बला, चलिए हटाइए, उतना हम नहीं करेंगे डिस्कस। 29 नंबर देखिए, सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बोलिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है। अंकुरित बीज में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अंकुरित बीज में क्या चीज की मात्रा अधिक होती है? उसमें प्रोटीन होती है ज्यादा। किस किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है? तो किस पौधे का बीज का सेवन? तो वो सोयाबीन के बीज का ही सेवन किया जाता है, ठीक है। अनाज किस प्रकार समृद्ध होता है? अनाज किसका समृद्ध होता है? अनाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी अनाज होते हैं उसमें खास करके ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद देखिए 44 नंबर, फूलों के रस को क्या कहते हैं? फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। कक्षा 6 का एनसीईआरटी मेन है कि फूलों से रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। 45 में देखिए, निम्नलिखित में तो कौन सा हमारे भोजन का संगठक नहीं है? तो वह क्या है? ऑक्सीजन हमारे भोजन का संगठक नहीं है। ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, ये भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता। तो चैप्टर 1 में तो कुछ खास नहीं था, बस वो कार्बोहाइड्रेट था। और अनाज किसका था? अनाज में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आगे देखते हैं दूसरा, क्या कि कक्षा 6 है, तुम सही से चलेंगे तो वही बेहतर होगा। चलिए, आपका चैप्टर 2 पढ़ने वाले भोजन के घटक, भोजन के घटक पढ़ने वाले। तो 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भोजन के घटक कौन से हैं? तो देखिए, प्रोटीन भी भोजन के घटक है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, विटामिन ए से दृष्टि हानि से होती है, विटामिन बी 1 से बेरी और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो सब क्या है? सही है, डी हो जाएगा। चपाती, दाल, बैगन कौन सा भोजन है? यह शाकाहारी है। भोजन खाना क्यों जरूरी है? बोलिए तो, भोजन खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, काम करने में शक्ति चाहिए, और जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या हो सकते हैं? डेड हो सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या होता है? आहारी रेशा क्या है? आहारी रेशा क्या है? मतलब फाइबर, जिसे हम फाइबर कहते हैं। कौन सा सब पौधा या सब्जी है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? तो फाइबर क्या होता है? हमें रुक्षांश, जैसे हम रुक्षांश कहते हैं, ये हमारे पाचन शक्ति में मदद करता है, और पाचन शक्ति में, और पेट। आहारी रेशा क्या किस में प्राप्त होता है? तो साबुत खाद्यान्न में, दाल एवं आलू में, ताजे फल एवं सब्जियां उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस सब में आहारी रेशा पाए जाते हैं, मतलब फाइबर्स पाए जाते हैं। साबुत खाद्यान्न मतलब छिलका लगा हुआ चना खाते हैं तो उसमें फाइबर्स पाया जाता है। और भी पौधे भी हो गए जिसमें, जैसे देखिए ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, इस समय ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। तो आगे बहुत चीज़ है, अभी 6 का है इसलिए बच्चा लग रहा है, आगे देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस सब से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। क्वेश्चन 6 देखिए, चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? तो बताइए, चावल ये सब नहीं बनेगा, पेड़ पौधे से मिलता है। और रक्तता रोग, बोलिए, ब्लड की कमी, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो ब्लड की कमी से क्या कमजोरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो पोषक
कहते हैं। यह सब कोई खास क्वेश्चन नहीं है। पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, पोषक कहते हैं। जंतु से कौन सा भोजन मिलता है? तो जंतु से क्या सब मिलता है आप बताइए तो? दूध दही तो मिलता है जंतु से, पनीर भी मतलब दूध से ही न बनता है, घी और मांस भी तो उपयुक्त में से सभी हो जाए। रतौंधी रोग किसकी? की सब आंख मूंद के मारिए, लेकिन ये सभी पूछ दिया है। विटामिन ए से क्या होता है? बस रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी भी पढ़ेंगे, रिकेट्स होता है। आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले, तो हम आप लोग को यही कहना है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। आगे आगे जैसा होगा ना, आपके मन का क्वेश्चन आएगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं होगा, आएगा नहीं। और भी अलग अलग, जैसे हम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, घटना चक्र हो गया, एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, किरण का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। भरपूर प्रैक्टिस सेट होगा यहाँ से आपका। लगभग यदि आप जुड़े रहते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। चलिए, आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है? अभी भी पीछे पड़े थे, रुक्षांश है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 13 नंबर देखिए, वसा युक्त भोजन। भोजन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसमें तले हुए भोजन हो, ठीक है। उसके बाद चिकनाई वाले भोजन को, चिकनाई वाले देखिए, तले भोजन को जिसमें ये कोई खास नहीं, जिसमें तेल होता है उसे वसा कहते हैं, ठीक है। तेलीय पदार्थ में वसा होता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया सब आएगा, ठीक है। आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए, रुक्षांश का कार्य क्या है? बोलिए तो आप। सॉरी, ऑप्शन को दिखा देते हैं, चलिए बोलिए। रुक्षांश का कार्य क्या है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में यह मुख्य कार्य है। रुक्षांश जो है बॉडी में कोई भी चीज ऊर्जा नहीं देता, कुछ नहीं देता। यह करता है कि यदि पेट के अंदर हमारे बॉडी में कोई भी अनपचा भोजन है तो उसे मल के द्वारा बाहर निकालने का काम रुक्षांश का होता है। यदि आपको कब्ज होता है या कोई ऐसा चीज होता है तो आपको देखिएगा कि डॉक्टर सलाह देता है कि ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, मूली खाइए और तरबूज सब भी खाइए। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, उसके बाद सेब भी खाइए, सेब में भी फाइबर होता है। तो रुक्षांश कार्य करता है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए। यह बीपीएससी में पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। बीपीएस, हाँ। और रुक्षांश में कुछ नहीं देता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो ना प्रोटीन होता है, नहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए। 15 नंबर देखिए, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? प्रोटीन युक्त भोजन क्या होता है? वह शरीर वर्धक होता है। वैसे भी देखिएगा, शरीर वर्धक मतलब बॉडी निर्माण के लिए, बॉडी निर्माण के लिए, ठीक है। बॉडी निर्माण के लिए क्या करता है? प्रोटीन वर्धक। जैसे देखिए, जिम में भी कोई व्यक्ति करता है तो उसको देखिएगा प्रोटीन का डब्बा होता है, तो ये क्या करता है? अब यदि हम लोग इसमें बेहतर तरीका से आगे की पढ़ेंगे सेल चैप्टर, तो सेल में देखिएगा प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है? सेल को निर्माण करने में मदद करता है। तो बॉडी निर्माण में जो भी टूटे फूटे सेल होते हैं, तो उसे अभी कक्षा 6 में है, इसलिए डायरेक्ट दिया है कि प्रोटीन का कार्य क्या है, तो बॉडी निर्माण में शरीर वर्धक। उसके बाद 16 नंबर देखिए, अभाव अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वो देखिए, भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक होने। 16 नंबर देखिए, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो बोलिए। अभावजन्य रोग उसे कहते हैं जब लंबे समय तक किसी शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं, रोज दूध भात खा रहे हैं, तो आपको क्या, वो कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं कम मिलेगा, तो इसी कारण आपको क्या होगा? अभावजन्य रोग होगा। इसका आंसर होगा भोजन में किसी पोषक की लंबी अवधि तक होने वाले, सॉरी, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना ही क्या होता है? अभावजन्य रोग होता है। आयोडीन की कमी से ये सब मारेगा, घेगा होगा, ठीक है, जिसे गाइटर भी कहते हैं। 18 नंबर देखिए, कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या होता है? कमजोर दृष्टि का लक्षण होता है क्षीण दृष्टिहीनता, जिसे विटामिन ए से भी, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए का क्या सब स्रोत है? गाजर है और क्या पपीता है, यह सब विटामिन ए का स्रोत है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन कौन है? निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन है? तो यह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्या भोजन से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब मिलता है। आगे देखिए 20 नंबर, भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? बोलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलिए तो। भोजन को ज्यादा पकाने से उसका विटामिन नष्ट हो जाता है। उसके बाद विटामिन नष्ट हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि होती है। यह हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए, किसी भी चीज को देखिएगा कि पहले कहता है कि वैसे ही खाना चाहिए, ताकि वह ज़्यादा फायदा करता है। क्योंकि पकाने से क्या होता है, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं और उसमें कुछ प्रोटीन और खनिज लवण जो होता है वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसे अच्छा खाने के लिए क्या कहता है, डॉक्टर सब भी कहता है, या सबको सुने होंगे। 21 नंबर देखिए, चपाती दाल और बैगन हमें, सॉरी, चपाती दाल और बैगन से हमें क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? तो यह प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है। देखिए, प्रोटीन विटामिन, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। चपाती और बैगन से विटामिन भी कुछ मात्रा में मिलता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, यकृत का सामान्य कितना भार होता है? तो यकृत का सामान्य भार प्रायः 1500 से
2000 ग्राम होता है यकृत। तो सोचिए कि लीवर जिसको कहते हैं, लीवर कितना 1.5 किलो से 2 किलो के बीच रहता है, इतना बड़ा रहता है। उसके बाद 23 नंबर देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो उचित मात्रा में पोषक तत्व हो जिसमें, उसे ही क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार वो हो गया कि किसी भी, जैसे आप देखिए, मतलब सब चीज संतुलित हो, उसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रूक्षांश सब चीज संतुलित मात्रा में, उसे ही संतुलित। और हमको संतुलित आहार ही करना चाहिए, बच्चे को संतुलित आहार ही देना चाहिए। 24 नंबर देखिए, पेड़ पौधे में से कौन सा भोजन मिलता है? पेड़ पौधे से कौन सा भोजन मिलता है? तो डी हो जाएगा, सब मिलता है। चावल, सांभर, भिंडी, क्या बार रिपीट हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? पेड़ पौधे से मिलता है हमें। उसके बाद आगे देखते हैं। 26 नंबर देखिए क्या है, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो मंड होता है और शर्करा भी होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। 27 नंबर देखिए, चावल सांभर, अरे यार कितना बार चावल सांभर भिंडी से हमें कौन सा तत्व मिलता है? तो इससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, यह सब मिलता है उपयुक्त में से सभी। 28 नंबर देखिए, हमारे भोजन से मुख्य घटक कौन सा है? हमारे भोजन का मुख्य घटक क्या है? सब है। 5 देखिए, विटामिन, प्रोटीन सब इसका हमारे भोजन का मुख्य घटक है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स बोलिए तो विटामिन, चलिए यहाँ तक सबको देख लगता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन बी से बेरी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बोलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, रिकेट्स। 30 नंबर देखिए, निम्न में से वसा के स्रोत कौन से हैं? तो वसा के स्रोत बोलिए, मूंगफली में भी वसा होता है भैया, देख सुन के मारिएगा ऑप्शन। घी में तो वसा ही होता है, और मछली के कॉड लिवर में भी क्या होता है? वसा होता है। आप लोग मछली खाएंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा मछली होता है जिसको आप जब तलते हैं, भूनते हैं, तो उसमें देखिएगा कि कम तेल की आवश्यकता होती है, या वो कभी सुने होंगे कि वह मछली तेल छोटा है। चलिए 31 नंबर, एनसीईआरटी वाले को चावल, सांभर, भिंडी से बहुत लाग है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी और भी हो जाएगा। निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है? तो आलू भी है, चावल भी है। ठीक है, शकरकंद है, सब है। आहारी रेशा क्या है? साबुत खदन में भी आहारी रेशा, दाल में भी होता है, ताजे फल, और सब हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो यह क्या हो जाएगा? देखिए, ऊर्जा देने वाला भोजन, हमें कार्बोहाइड्रेट पहले मारना है। ठीक है, और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से समथिंग 4.2 कैलोरीज ऊर्जा मिलता है, तो वही कार्बोहाइड्रेट से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा, और कम देता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट ही तत्काल एनर्जी के लिए चाहिए, क्योंकि यह जल्दी क्या होता है, हमारे बॉडी जल्दी से पचाता है, और यह जल्दी अवशोषण करके एनर्जी प्राप्त कर, और वसा को पचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वह इसमें ऊर्जा ज़्यादा होता है लेकिन इसे पचने में टाइम लगता है। तो इसमें हो जाएगा दोनों। ठीक है, यह सब क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक कहते हैं, पीछे भी पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? बोलिए भैया, डी, रिकेट। ठीक है, विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। ठीक है, विटामिन बी यदि करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जो कि दांत को और हड्डी को मजबूत रखने में क्या होता है? सहायता मिलती है। इसलिए कहता है कि धूप में बैठिए, आप विटामिन डी लीजिए। चलिए वहीं पे आ गए हैं। यार क्या, इसका भी विटामिन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, सॉरी 37 तक किए थे, 38 39 है। तो 38 देखिए, निम्न में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? आयरन की कमी से खून की कमी हो जाता है। कहे कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की कमी होता है। और रक्त कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है? देखिए 38 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? तो आयरन का जब भी कमी होगा तो पूछिए खून का कमी आपके शरीर में होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का लाल रंग होता है। ठीक है, 40 ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। अभी प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ वसा होगा, मिसप्रिंट है, प्रोटीन नहीं होगा।
हमारे आहार में प्रोटीन की कमी का कारण क्या होता है? प्रोटीन का कारण क्वासियोरकर होता है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन का कमी होता है, क्या होता है? क्वासियोरकोर होता है, ठीक है, क्वासियोरकोर होता है। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन कहाँ खोजी मारिए, विटामिन एस्कॉर्बिक विटामिन, ये पढ़ ही लिए। तो अभी क्या दिक्कत हो रहा है वही आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम भी बेहतर कर सके, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य होता है कि सब दिन सीखते रहना चाहिए। आगे पीछे शोर हो रहा होगा, जब यहाँ तक बने हैं तो पूरा देख ही लीजिए, क्लास आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते, कोई बात नहीं। तंतुओं से धागा बनाने, सॉरी, अध्याय तीसरा पर आ चुके हैं। और क्या है? तंतु से वस्त्र तक। देखिए, तंतु से धागा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तंतु से धागा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। रेशम कीट को पाला जाता है शहतूत के पैर पर। सब समूह में ज्यादा क्या था, बिहार सरकार में जो समूह चला है उसमें रेशम कीट के लिए रेशम पालन के लिए बिहार सरकार ने बढ़ावा दिया था। 3 नंबर में देखिए, तंतु किसे कहते हैं? तो तंतु कहते हैं धागे की पतली लड़ियों को तंतु कहते हैं। देखिए, जैसे आप धागा लेंगे, धागों को उसको रगड़िएगा ना, तो उसमें एक पतली पतली लड़ियां निकलती है, उसे ही तंतु कहते हैं। सबसे छोटा भाग होता है तंतु। किसी भी कपड़ा का सबसे, जैसे शरीर का सबसे छोटा भाग सेल होता है, कोशिका होता है, उसी तरह किसी भी कपड़ा का सबसे छोटा भाग क्या होता है? तंतु होता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, एक लंबे धागा से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? उसे बुनाई कहते हैं। निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रुई का उपयोग बत्तियां बनाने में किया जाता है, रजाइयां बनाने में किया जाता है, लेकिन बोरी को बनाने में नहीं किया जाता। बोरी को बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तकिया में भी उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए, कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होती है? 100 बीबीआई क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कपास को उगाने के लिए कैसी मृदा? तो वह काली मृदा चाहिए। और इसका ऋतु कैसा चाहिए? तो ऋतु भी चाहिए गर्मी का मौसम, उष्ण ऋतु, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट नहीं उगाता? तो जूट नहीं उगाता राजस्थान खुद क्या है? देखिए, नॉर्थ साइड में, समझे, नॉर्थ साइड में जहाँ का मौसम वातावरण ठीक ठाक रहता है, वर्षा भी ठीक ठाक होता है। देखिए, आप यदि मान के चलिए यहाँ मैप बनाते हैं इंडिया का, हंसिएगा नहीं, मान के चलिए हाँ इतना ही था, यह नॉर्थ, मान के चलिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होता है कि इस एरिया में वर्षा भी ठीक ठाक होता है, यहाँ तक। हम पहाड़ पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ असम तक हम कवर करने वाले, ठीक है। जब आप पढ़िएगा मैप में, मैप हम भी पढ़ाएंगे कि खान सर का भी मैप है। आप टेंशन फ्री होइए इस चैनल को। एग्जाम में भी यदि 5 महीना भी है ना, 5 मंथ, तो आपको इतना PYQ करवा देंगे कि आप कहिएगा, बाद में खुद कहिएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में देखिए क्या होता है कि यदि हम यहाँ क्या कहते हैं, और यहाँ बिहार से निकलिए, बिहार, यूपी, असम होते हुए इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा भी ठीक ठाक होता है, और क्या होता है, गर्मी भी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ, इस क्षेत्र में जूट तो पश्चिम बंगाल में भी होता है, बिहार में भी, असम में भी होता है, लेकिन राजस्थान यहाँ खुद वर्षा का अभाव होता है, ठीक है। और यहाँ मिट्टी भी क्या होती है, मिट्टी भी क्या, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कमेंट कीजिए, तो तब समझते हैं। 8 नंबर देखिए, निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है? तो वह क्या हो जाएगा, बी। देखिए, साड़ी को भी नहीं सिया जाता, धोती को भी नहीं सिया जाता, लुंगी को भी सीधा कंपनी से निकाला जाता है, वैसे ही। 9 नंबर देखिए, कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है? कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है? तो वो हाथों से किया जाता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है? तो किया जाता है तने को जल में गलाकर। पटसन को जल में गलाकर क्या करते हैं, उससे पटसन निकाला जाता है, तने से अलग किया जाता है, जिसे पटवा कहते हैं अपना लोग, ठीक है। गर्मी के मौसम में जिससे पटसन निकलता है। 11 नंबर देखिए, तंतुओं से क्या बनता है? तंतु से क्या बनता है भैया? धागा बनता है। देखिए, इसका प्रोसेस है, पहले देखिए यहाँ थोड़ा सा, नहीं तो कम आप कहिएगा वस्त्र भी बनता है, कपड़ा भी बनता है, तो हमें सिर्फ उसका अगला स्टेप देखिए। सबसे पहले देखिए तंतु होता है, बहुत सारे तंतु मिलकर क्या बनता है, धागा बनता है, बहुत सारे धागा मिलकर वस्त्र बनता है, ठीक है। इस तरह का तो तंतु से सेकेंड स्टेप धागा बनता है। अब बहुत धागा मिलेगा तो क्या होगा, कपड़ा बनेगा। इसका ऑप्शन डी होगा। 12 नंबर देखिए, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु कौन से हैं? तो पटसन पादप से प्राप्त होता है, ऊन भी क्या होता है, पादप से प्राप्त, सॉरी नहीं, सॉरी, पादप से प्राप्त होता है सिर्फ पटसन, क्योंकि रेशम कीट से प्राप्त होता है, ऊन कहाँ से होता है, भेड़ से या बकरी से प्राप्त होता है। नायलॉन तो एक कृत्रिम रेशा है,
आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। 13 नंबर देखिए, प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला? ऊन और रेशा। ऊन और रेशम, ऊन और रेशम हो जाएगा। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? क्या बोला गया है? सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? तो सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु रेशम है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, धागा कैसे बनता है? तो धागा रेशों से बनता है। जैसे रेशम तंतु, 16 नंबर देखिए, रेशम तंतु किससे प्राप्त होता है? तो यह रेशम कीट से प्राप्त होता है। कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में होता है? पीछे बताए थे, उष्ण मारिए। उष्ण। धागा किसे कहते हैं? किसी भी रेशे को बहुत छोटे से हिस्सा, नहीं नहीं नहीं, धागा किसे कहते हैं? किसी भी रेशा तंतु का बहुत छोटा सा हिस्सा। यहाँ छोटा नहीं होगा, यहाँ धागा किसे कहते हैं? तो किसी भी रेशम का, किसी भी रेशे का छोटा हिस्सा नहीं होता, बड़ा हिस्सा को धागा कहा जाता है। ये हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर, संश्लिष्ट तनों का उदाहरण कौन सा? संश्लिष्ट मतलब हो गया जो कृत्रिम रेशा हो गया। संश्लिष्ट को ही मानव निर्मित रेशा कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं। तो रेशम तो प्राकृतिक हो गया, ऊन भी प्राकृतिक होगा, कपास भी। तो पॉलिस्टर क्या हो गया? यह मानव द्वारा बनाया गया या संश्लिष्ट रेशा है या तंतु है। 20 नंबर देखिए, कपास के रेशों पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कपास भूलिए तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कपास फलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कपास का फूल होता है, उसको फूलता है तो उसी के अंदर रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन के अनुसार फलों से प्राप्त होता है। 21 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? तो यहाँ देखिए, संश्लिष्ट फ्लेक्स, फ्लेक्स किसे कहते हैं बोलिए तो? चिकना को कहा जाता है। चिकना खाए यहाँ आप? फ्लेक्स, जिसको तीसी भी शायद कहते हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे फ्लेक्स, पोलिस्टर भी हो गया, नायलॉन और एलिक्रिक, ये सब मानव निर्मित रेशा है, मानव के द्वारा या प्रयोगशाला या लैब में बनाया गया है। एक फ्लेक्स है, चिकना जिसे कहते हैं। फ्लेक्स को ही क्या कहते हैं? संश्लेषित तंतु नहीं है, फ्लेक्स एक प्राकृतिक है। 22 नंबर देखिए, प्राकृतिक रेशे में कौन, प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक रेशे सब हैं। पटसन कहाँ से मिलता है? तो पटसन कहाँ से मिलता है? पटसन हमें पौधे से मिलता है, जंतु से नहीं मिलता है, मिट्टी से नहीं मिलता है। 24 नंबर, नारियल से प्राप्त रेशों से क्या निर्मित होता है? तो नारियल से प्राप्त रेशे से क्या होता है? रस्सी तो बनबे करता है नारियल का, ठीक है। मैट भी बनता है और गद्दा भी बनता है, उपयुक्त में से सभी हो जाता है। 25 में देखिए, कपास गोलक का माप कैसे होता है? कपास, कपास, कपास जो होता है, कपास जिससे उगता है, उसमें गोले का माप कैसा होता है? वह नींबू जैसा होता है। ऐसे ऐसे फल होता है नींबू के आकार का, ऐसे ऐसे जैसे यह कपास का पेड़ है, तो ऐसी जो फली होता है, ठीक है, फल की तरह इसमें से कपास निकलता है। इसको जब ये अपने आप हटता है, इससे रुई के टाइप का कपास निकलता है। 24 नंबर देखिए, कपास के बीज से कपास का हटाया जाना क्या कहता है? वह ओटाई कहता है। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो उसमें लाइन बाय देखिएगा, ओटाई क्या कहलाता है। तो कपास और कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? ओटाई कहा जाता है। प्राकृतिक तंतु नहीं है, आप लोग तो मारिए नायलॉन को। कपास के रेशों पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता था? कपास अभी पढ़े हैं, किस भाग से हो जाएगा? फल से प्राप्त हो जाए तो उसके ऊपर वाले पांच फलों से प्राप्त होता है। इसमें देखिए, रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? यह गंगा नदी के क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने बहुत सेट मारे हैं, मुझे हाँ मिलेगा जो डीप से एनसीईआरटी पढ़े हैं। उसके बाद देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे से कपास भी किया जाता है, जूट भी किया जाता है। बुनाई, जिसे वीविंग, वीविंग किसे कहते हैं? बुनाई किसे कहते हैं? तो बुनाई धागा बनाने को बुनाई कहते हैं। रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेशों से सूत बनाने की क्रिया कताई कहलाती है, पीछे भी पढ़े थे। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है? तो फाइबर के बारे में गलत है। जूट प्राकृतिक है, पॉलिस्टर संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन भी रेशम सिंथेटिक नहीं है, यह प्राकृतिक है, यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा। 34 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेष सिंथेटिक फाइबर है? अब नहीं मार दीजिएगा ऑप्शन, देखिए मारिए।
देखिए मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशा वह होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे पेड़ से, पौधा से, जानवर से प्राप्त किया जाता है, वो प्राकृतिक रेशा हो गया। और सिंथेटिक चाहे मानव निर्मित चाहे कृत्रिम रेशा के हैं तो वह लैब के द्वारा या मानव के द्वारा बनाया जाता है। बस इतना ही चीज इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में घुमा फिरा के उतना ही चीज को देखिए पूछ रहा है। पीछे भी देख रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम फटाफट उड़ाते जाते हैं। 35 नंबर देखिए, रेशा बनाने के लिए धागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो वह बुनाई कहलाती है। यह सब नहीं पूछेगा, ठीक है। कपास से बीज निकालने के अभी पीछे पड़े थे, कपास ओटन कहलाता है। कपड़े की दुकान पर मिलने वाले वस्त्र क्या होती है? सब होता है, सूती भी, रेशमी भी, ऊनी भी, सब मिलता है। हम कपड़े पहनते हैं क्यों? क्योंकि सर्दी गर्मी से बचने के लिए, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी कपड़ा पहनते हैं। बारीक तंतु मिलकर बनाते हैं, बारीक तंतु मिलकर बनाते हैं धागा। बारीक बारीक जैसे छोटा छोटा एक एक तंतु हो गया, वो मिलता है, क्या बनता है? धागा मिलता है। जूट के किस भाग से जूट 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 का कौन सा भाग होता है? तना होता है। ऊन देने वाला तंतु नहीं है, ऊन देने वाला तंतु कौन नहीं है? ऊन देने वाला तंतु रेशम कीट नहीं है। भेड़ से भी, बकरी से भी, ऊंट से भी मिलता है। चलिए आइए यहाँ तक आ चुके हैं, तो चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है वस्तु के समूह बनाना, ठीक है। कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और तैयारी 4 के लिए वैकेंसी आने वाला है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यह जो पढ़ रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए रामबाण होगा भाई। आपको लग रहा है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है कि आगे हम जो फिजिक्स का यदि न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसको एक दिन करवा देंगे। तो यह फिलहाल जो भी क्वेश्चन चल रहा है, अभी 6 का होगा, कुछ मतलब कि इजी क्वेश्चन होगा, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद 7th 8th 9th 10th में जाइएगा ना, आपको बेहतर बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद दूसरा भी पब्लिकेशन का यदि प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से आपका समझ बढ़ जाएगा और आप सोल्यूशन कर सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि जानता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलती होता है। आप मानते हैं कि नहीं, ये बात हमको बताइए। कहे कि हम भी परीक्षा दी हैं, पता चलता है कि जो प्रश्न जान है उस वो भी गलती होता है। तो बेहतर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते रहेंगे। अच्छा पूरा देखिए लीजिए, हम तो यही कहेंगे कि उसको पूरा खत्म ही कर लीजिएगा। आपका देखो बोझ हट जाएगा कि 6 हमारा कवर हो गया। नहीं तो कभी 6 से क्वेश्चन पूछ लेगा, पता चलेगा 6 क्लास कवर नहीं किया, तो पता चलेगा कि, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, अभी पढ़ ही लीजिए। चलिए लाइक कर लीजिएगा। चलिए 1 नंबर देखिए, वे पदार्थ जिसके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी कहते हैं। देखिए पारभासी और पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच हो गया, शीशा हो गया, सॉरी कांच हो गया, या कोई भी कागज हो गया जिससे हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, वो क्या हो गया? पारदर्शी। पारभासी क्या हो गया? जिससे हम देख सकते हैं लेकिन धुंधला, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ये सब हो गया पारभासी। अपारदर्शी जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, जस्ट लाइक दीवाल, गद्दा, कम्बल, ये सब हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पदार्थों में क्या 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 आता है? तो पदार्थ में क्या आता है? सब आता है। कांच धातु आता है, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई या मृदा होगा, सब आएगा। क्या कि पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो, जिसमें वजन हो, वो क्या आता है? पदार्थ कहलाता है। चलिए अब 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? तो धातु लोहा है, एल्युमिनियम भी है, तांबे भी है, लेकिन लकड़ी धातु नहीं है। धातु किसे कहते हैं? जिसमें धात्विक गुण हो, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाता है। इसका अपवाद भी देखेंगे जब हम धातु अधातु चैप्टर पढ़ेंगे, तो उतना डिस्कवर उतना मतलब नहीं करना, आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं कि हम यहाँ यदि हम डीप से करना चाहेंगे कि धातु के क्या गुण होते हैं, धातु के क्या गुण होते हैं, अपवाद देखेंगे, आयोडीन, ब्रोमीन सब के बारे में देखेंगे, पारा के बारे में देखेंगे, तो यहाँ लेट हो जाएगा। तो आगे इसी चैप्टर है, तो वहाँ हम लोग अच्छा से डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है? अपारदर्शी लकड़ी का बक्सा है, गत्ते का डिब्बा है, धातु कंडक्टर है, यह सब हो जाएगा अपारदर्शी। 5 नंबर देखिए, एकल धागे से बनने वाले वस्त्र का कौन सा उदाहरण है? एकल धागे से बनता है मोजा, स्वेटर, मफलर, ये सब क्या बनता है? एकल धागे के से बनने वाले वस्त्र के उदाहरण है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? तो वह कौन होता है? सब घुल जाता है। सिरका भी घुल जाता है, चीनी, नमक घुलनशील होता है। 7 नंबर देखिए, वे पदार्थ जिसके द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इन्हें बताइएगा। पारदर्शी। 8 नंबर देखिए, वस्तु को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वस्तु को बनाने के लिए किस चीज की, पदार्थ की जरूरत होती है हमें। कोई भी वस्तु पदार्थ से ही बनता है और इसके सबसे सूक्ष्म कण क्या है? तो परमाणु होता है। आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। जी देखिए 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चमकदार सामग्री है? चमकदार सामग्री सोना, रबर नहीं होगा, चौक भी नहीं होगा, पुस्तक भी नहीं होगा। सोना एक चमकदार सामग्री है। 10 नंबर देखिए,
पेन का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है? तो पेन का हैंडल जो होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ गर्म चीज़ को पकड़ने वाला तो वह प्लास्टिक का बना। अब प्लास्टिक में भी हम देखेंगे थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक, थर्मो और सब भी प्लास्टिक होता है। उस प्लास्टिक के प्रकार में देख लेंगे वहाँ जहाँ प्लास्टिक पढ़ेंगे। अगला देखिए, प्लेट या थाली जो होता है किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह क्या होती है? इस्पात और कांच की भी बनी होती है और प्लास्टिक की भी नहीं होती है और रुई की नहीं बनी होती है। 12 नंबर देखिए, धातुमय का अर्थ क्या है? धातुमय का अर्थ है जो चमकीला होता है, ठीक है? उसे धातुमय का अर्थ होता है कि जिसमें धात्विक चमक हो, चमकीला हो, जिसमें धात्विक आवाज भी हो, यह भी कह सकते हैं। टन-टन की आवाज होता है। यह सब धातु के गुण होते हैं। 13 नंबर देखिए, वस्तुओं में क्या-क्या शामिल होता है? वस्तुओं में सब जो दुनिया में सब चीज वस्तुएं हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? पारदर्शी सामग्री सब हो जाएगा। पानी में भी पारदर्शी है, वायु भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, जैसे आर पार देख सकते हैं। पानी का कांच का गिलास से भी देख सकते हैं। यह सब पारदर्शी पारभासी में कंफ्यूज मत हो गया। पारभासी किसे कहते हैं? जिससे हल्का सा हो, रुकावट महसूस होता है। तो सी नंबर देख लीजिए क्या होगा। जिस पदार्थ से सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार हो जाता है, पारभासी है। जिससे होकर वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकता, यह भी पारभासी है। 16 नंबर देखिए, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। 17, लकड़ी से कौन सी वस्तु तो सब चीज बनाया जाता है? एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं? तो एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं? सब चीज गुण होता है। दिखावटी होता है, कठोर होता है, पारदर्शिता होता है, उपयुक्त सभी होता है। 19 नंबर, विलय शब्द किसे कहते हैं? विलय शब्द किसे कहते हैं? जो घुलनशील हो या जो मिश्रित हो, जो किसी भी चीज में मिल जाए वह विलय होता है। देखिए 3 चीज, विलय, विलयन, विलायक में देखिएगा तो विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलय, सॉरी, विलय प्लस विलायक मिलकर विलयन बनता है। और विलय किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में घुला हो, जो घुल जाए उसे विलय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। पारदर्शी वस्तु क्या, पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है? इसको कमेंट कीजिए। 21 नंबर देखिए, अविलय पदार्थ कौन से होते हैं? अविलय पदार्थ, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा, केरोसिन भी नहीं घुलेगा, सरसों का तेल भी पानी में नहीं घुलेगा। तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। विलय पदार्थ कौन से होते हैं? नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 23 में देखिए, धातु कौन सी, धातु कौन कौन सी होती है? धातु लोहा भी होता है, तांबा भी होता है, ठीक है, एल्युमिनियम भी धातु है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? कठोर पदार्थ जिसको दबाना मुश्किल हो और जिसे संपीड़न करना भी मुश्किल हो। दबाना मुश्किल हो, संपीड़न भी वही उसी के आसपास होता है जिसे हम दबा ना सकते, वह कठोर है बस। और विलय क्या है? जो क्या है? अविलय सब क्या अर्थ है? जो अघुलनशील हो और मिश्रित हो, ठीक है। उसके बाद 26 देखिए, पारदर्शी पदार्थ का क्या उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 27 में देखिए, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? तो मोटी पुस्तक पारभासी नहीं है क्योंकि इससे हम आसपास नहीं, आर पार नहीं देख सकते, बाकी सबसे हम देख सकते हैं। 28 नंबर देखिए, एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है उसे टैस के रूप में जाना जाता है। उसे क्या चीज के रूप में जाना जाता है? उसे विलायक के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर देखिए, अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ सभी हैं। 30 में देखिए, मक्खन का पेपर क्या होता है? पारभासी होता है। 31 नंबर देखिए, कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखे। क्या सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये समय टाइम नहीं देंगे। पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से सूर्य का प्रकाश, यह भी होगा, जिससे होकर वस्तु को देखो, यह भी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? तो वायु को हम संपीड़ित कर सकते हैं। कोमल पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ को खरोचा जा सकता है, कोमल आसानी से संपीड़ित, यह भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से सूर्य, बार बार रिपीट हुआ, सी मार के आगे बढ़िए। अब अगला चैप्टर है पदार्थ का पृथक्करण, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? तो ऑप्शन क्या होगा? जब अशुद्धियां कम हो, जब कम अशुद्धियां, जैसे हस्तचयन क्या होता है, इसी चैनल पे डाला गया है पदार्थ का पृथक्करण का पूरा वीडियो जाके देखिए। तो हस्तचयन जैसे हाथ के द्वारा चुनाया जाता है, जब अशुद्धियां कम होता है तभी ना हम हाथ से चुनते हैं, यदि ज्यादा होता है तो उसे छलनी या छालते हैं, इस विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो, ये भी दोनों। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? आप बोलिए तो। शुद्ध पदार्थ वो कहते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के होते हैं। जैसे शुद्ध कैसे हो गया? ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और शुद्ध हो गया क्योंकि यदि ऑक्सीजन को हम तोड़ेंगे तो इसमें सेम अणु के, सॉरी, सेम परमाणु के अलग अलग पार्टिकल मिलके बने होंगे, ठीक है।
ये देखिए, जैसे हम गोल्ड भी लेंगे तो शुद्ध पदार्थ गोल्ड भी हो गया, पीतल भी, सॉरी पीतल गोल्ड हो गया, चांदी हो गया और सब चीज हो गया। 4 नंबर देखिए, रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है। रेशों से बीजों को ओटन की विधि द्वारा, हम जानते हैं कपास का जो पढ़े थे पीछे, ओटन विधि द्वारा रेशों को और बीजों को अलग किया जाता है। 5 देखिए, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है तो वह चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बालू में यदि कोई लोहा का कण मिला है तो उसे हम चुंबकीय पृथक्करण, जिसमें चुंबक होगा बालू में रखेंगे तो लोहा का कण क्या हो जाएगा, उसमें सट जाएगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है, तो वह होता है फिल्टर पेपर। ठीक है, आप लोग जाकर वीडियोस देख लीजिए, उसमें अच्छा से समझाया गया है। 7 नंबर देखिए, नहीं हाँ यहाँ देखिए, निस्तारण, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, निस्तारण, निस्यंदन और और निस्तापन, इस तरह का जो वर्ड होता है तो वीडियो में समझाया गया, जाके देख लीजिए, 5 मिनट का वीडियो होगा। रेत और लोह चूर्ण को द्वारा पृथक किया जाता है तो वह चुंबकीय द्वारा। 8 में देखिए, आटे में अशुद्धियों को दूर कैसे करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, छलनी द्वारा अशुद्धियां दूर करते हैं। 9 नंबर देखिए, मक्खन को पृथक किया जाता है, मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है, दूध का मथन करके और दही का मथन करके, दूध दही से हमें मक्खन की प्राप्ति होती है। 10 नंबर, 10 नंबर देखिए, चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है, तो चाय की पत्तियों को छन्नी के द्वारा पृथक किया जाता है। अविनाशी का क्या अर्थ है, अविनाशी का क्या अर्थ है, पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या कर सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता और न ही खत्म किया जाता, यह दोनों हो जाएगा। पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं, पृथक्करण की सब यह विधियां, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। ठीक है, ये डाला है, जाके देख लीजिए, नहीं तो आप थ्रेसिंग, निस्तारण, निष्पावन को आप कुछ भी कर दीजिएगा, तो जाके देखिए। 13 नंबर देखिए, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वह वाष्पन के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, वाष्पन विधि का प्रयोग किसमें होता है, वाष्पन विधि का द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग होता है। 15 देखिए, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ अविनाशी है। 16 नंबर देखिए, दूध से पनीर बनने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो वह निस्यंदन के लिए। ठीक है, निस्यंदन विधि का यूज करा जाता है। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, आप कहिएगा कि नहीं समझे। देखिए, जैसे एक बीकर है, इसमें छोटे छोटे कण है और पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि भारी कण नीचे बैठ जाता है और जब पानी को जब उलट दिया जाता है तो क्या होता है कि नीचे जो कण बैठ जाते हैं वो अपसादित पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसे अपसादन द्वारा अलग कर दिया जाता है और इसे क्या करता है, निस्तारण द्वारा उलटना ही निस्तारण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, हम पदार्थ का पृथक्करण क्यों करते हैं, हम पदार्थ का पृथक अनचाहे पदार्थ को बाहर निकालने का, अशुद्धियों को दूर करते, दोनों हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए, हस्त चयन की विधि का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है, तो सब में किया जाता है, दाल से गिट्टी निकालने के लिए, चावल से पत्थर निकालने के लिए, अनाज से बड़ी मिट्टी निकालने के लिए। 19 नंबर देखिए, छलनी द्वारा आटे की अशुद्धियों को दूर करते हैं, चालन द्वारा, चावल नहीं होगा यहाँ, चालन होगा। ठीक है, चालन द्वारा। 20 में देखिए, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, जैसे वाष्पन का प्रयोग किया जाता है, चाय पत्ती को छानते हैं, पानी से रेत के कण को क्या करते हैं, निस्तारण विधि द्वारा हम अलग करते हैं, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना ही वाष्पन विधि द्वारा होता है। 21 नंबर देखिए, डंडियों डो होगा, डंडियों के अन्य कणों को पृथक करने के लिए क्या होगा, थ्रेसिंग होगा। 22 नंबर देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तल में बैठ जाना, अभी बोल रहे थे, अपसादन होगा। भारी कण नीचे बैठेगा, अपसादन होगा, डंडी से अलग करेंगे, थ्रेसिंग होगा। वाष्पन द्वारा जब पानी को उड़ा देंगे तो वाष्पन होगा। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी को उड़ेल देना ही क्या होता है, अभी पीछे भी पढ़े थे, निस्तारण होता है, उलटना ही निस्तारण कहलाता है। वायु क्या है, वायु विषमांगी मिश्रण होता है, वायु यहाँ गलत होगा भाई, वायु वायु समांगी नहीं होगा, विषमांगी होगा। ठीक है, मिश्रण है विषमांगी क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत गैस मिले रहते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा, सॉरी सी होगा, बी गलत है। तो वायु एक मिश्रण है, कैसा मिश्रण, असमांगी मिश्रण।
चलिए 6 चैप्टर 6 का हम पढ़ने वाले हैं, हमारे चारों ओर परिवर्तन। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल फिजिकल चेंज कहते हैं और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल वह हो गया भौतिक परिवर्तन जिसे हम परिवर्तित करने के बाद, जैसे देखिए पानी, पानी को हम गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा और भाप करने के बाद फिर उसे ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। तो जो जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एक एक वस्तु बनने के बाद दूसरा यदि कोई भी पदार्थ बनता है तो उसे यदि फिर से उसे ठंडा या गर्म करते हैं तो वह फिर पुनः बन जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन में आता है। केमिकल हो गया जिसे हम पुनः बदल नहीं सकते। जैसे देखिए आटा, आटा से हम रोटी बना ले, सॉरी उसके बाद आटा का नहीं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारा भोजन का पाचन होता है, तो क्या हम पचे हुए भोजन को फिर से हम खाना के रूप में उपयोग करते? नहीं, क्योंकि खाना क्या बन जाता है, बोलस के रूप में पेट में जाता है और वह फिर रासायनिक क्रिया द्वारा वह शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, तो इसको आम भाषा में कह सकते हैं जो पुनः परिवर्तित हो जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जो फिर से परिवर्तित ना हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बस इतना ही चीज है, उसी को आसपास इधर उधर करके। हाँ, भौतिक को क्या कहते हैं? भौतिक को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी हम भी पढ़े हैं तो देख के नहीं, मतलब पढ़े हैं तो बता दिए। कौन सर का पढ़िए नहीं, यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए आना ही पड़ेगा, पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए चैप्टर 6, ठीक है। उसके बाद हमारे चारों ओर परिवर्तन पढ़ने वाले। देखिए परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मतलब होता है बदलना, आप लोग जानते हैं। और परिवर्तन के बाद क्या होता है? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। यह बच्चा वाला बात है, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं। भौतिक का ही नाम होता है, भौतिक का नाम होता है अब प्रतिवर्ती परिवर्तन, ठीक है, इसका ही नाम है अलग। उसका इसका ही उत्क्रमिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। इसका अनुत्क्रमिक रासायनिक का नाम। तो भौतिक उसे कहते हैं जो पुनः फिर से वह एक अवस्था में जाने के बाद वह फिर से पुनः अपनी अवस्था में ताप या दाब या किसी भी चीज को घटा बढ़ाकर वह फिर से अपनी अवस्था में आ सकता है। रासायनिक वह होता है जो किसी भी एक बार बदल गया, कोई भी पदार्थ एक बार बदल गया तो वह फिर से दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जैसे फिजिकल में देखिए जल को हम जब गर्म करते हैं तो वाष्प हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और वाष्प को जब हम फिर से ठंडा करते हैं तो वह जल बन जाएगा। यह भौतिक है, फिर से बदल गया। और रासायनिक में जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन भोजन करते हैं, पेट में जाता है, पाचन हो जाता है। क्या हम फिर पाचन से फिर भोजन रोटी दाल बना सकते? तो नहीं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बस इतना ही है। चलिए क्वेश्चन को उड़ाते हैं। यहाँ तक बने तो पढ़ ही लीजिए, बेहतर होगा। आगे आने वाला है टीआरई, तब तक हम हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। परिवर्तनों के नाम बताएं। परिवर्तन के क्या नाम है? प्रतिवर्ती परिवर्तन, अपरिवर्ती परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती और अपरिवर्ती दोनों। देखिए परिवर्ती मतलब भौतिक परिवर्तन जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं, और अपरिवर्ती को केमिकल चेंज कहते हैं। तो 2 नंबर में देखिए निम्न में कौन से परिवर्तन है जिसे उत्क्रमिक किया जा सकता है? तो उत्क्रमिक क्या हो गया जिसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं? दूध से दही, यह रासायनिक हो जाएगा। आम का पकना, खाना पकाना, ये सब रासायनिक हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा बर्फ से जल बनना, क्योंकि फिर जल से बर्फ बन सकता है। 3 नंबर देखिए जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती कहते हैं। 4 नंबर देखिए प्रतिवर्ती को ही फिजिकल चेंज कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? नया पदार्थ बनता है, सही बात है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ वियोजित होता है, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर अपरिवर्तनीय परिवर्तन कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय पदार्थ अपरिवर्तनीय परिवर्तन कैसे होते हैं? तो या तो मोम पिघल कर कोई चीज बनाता है, या तवे पर चपाती सेकने से, या चाय बनाने की प्रक्रिया, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। मतलब यह केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। 6 नंबर कागज को मोड़कर जहाज या नाव बना देते हैं, फिर जहाज नाव उड़ाने के बाद सीधा कर देते हैं, तो यह कौन हो जाएगा? आ जाएगा प्रतिवर्ती परिवर्तन। देखो फिर से बन जाए किसी भी पदार्थ को फिर से बना लेना, उसे परिवर्ती या भौतिक परिवर्तन या फिजिकल के चेंज कहते हैं। किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है? तो वह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ज्वार भाटे का आना, ग्रहण लगना, दिन रात बनना, इसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। 8 नंबर देखिए निम्न में से प्रकृति में होने वाले परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुब्बारों का फटना। देखिए ऋतु परिवर्तन भी क्या होता है? प्राकृतिक में होने वाला परिवर्तन। फसल का पकना भी प्राकृतिक है, बच्चों का बढ़ना भी। लेकिन गुब्बारे को हम कभी भी फटा सकते हैं, कभी भी फट सकता है। 9 नंबर देखिए ऐसा परिवर्तन जिसके होने से हम इच्छा रखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वांछनीय परिवर्तन। जिसकी इच्छा रखते हैं वो वांछनीय परिवर्तन कहलाता है। 10 नंबर देखिए उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो वह कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी फूल का खिलना। फूल खिल के फिर से वह
खिला हुआ फूल फिर से वह कली नहीं बन सकता, तो यह सी हो जाएगा। बाकी सब चीज फिर से बन सकता है। 11 नंबर देखिए, परिवर्तन कौन सा है? तो परिवर्तन कौन सा? ऊर्जा जब अवशोषित होती है और बाहर जाती है। 12 नंबर देखिए, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है? तो सभी हो जाएगा। दूध का खट्टा होना कौन सा होगा? दूध का खट्टा होना ये हो जाएगा आपको अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन देखिए, जो इच्छा से होता है वो वांछनीय होता है, और जो अपने अपने मन से होता है तो वो अवांछनीय परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे दूध खट्टा हो गया, हम उसको कहे नहीं खट्टा होने के लिए, कि वो अपने मन से खट्टा हो जाता है तो वो ठीक है, और कुछ नहीं है। 14 नंबर देखिए, निम्न में से अनुकर्मणीय परिवर्तन क्या है? सब देख लीजिए, कोई खास चीज नहीं है। ये भी देख लीजिए, 15 और 16 भी देख लीजिए, 17 18 ठीक है, 19 वही परिवर्तन दिया है, 20 21 22 23 सब वही परिवर्तन ही दिया गया है। ठीक है, किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है? किसको नियंत्रण? घर्षण का होना। घर्षण को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, जस्ट लाइक घर्षण। घर्षण मतलब रगड़ होता है, घर्षण को हम कम या ज्यादा कर कैसे करते थे? उसमें हम स्नेहक लगाकर, लुब्रिकेंट लगाकर, हम जैसे ग्रीस मोबिल हो गया, या लगाकर हम घर्षण को कम कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हम देखिए क्या पढ़े, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। इसमें चाहे आपको भौतिक परिवर्तन कहें, ठीक है, उत्क्रमणीय कहें, ठीक है, या फिजिकल चेंज के, तो यह होता है दोबारा प्राप्त। जैसे बर्फ से हम टेम्परेचर दिए तो पानी बन गया, और फिर से यह चेंज होके बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, रासायनिक हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, और केमिकल चेंज होता है, तो यह पुनः फिर अपने अवस्था में नहीं आता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में इसका हो गया भाप का बनना, मोम का पिघलना, ठीक है, ये सब हो गया। और रासायनिक में हो गया वजन का बचना, उसके बाद लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? फिर से जंग लगा हुआ लोहा फिर से लोहा नहीं बन सकता। ठीक है, बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अध्याय 7 पौधे को जानिए। नंबर 1, पौधा किसे कहते हैं? तो पौधा किसे कहते हैं? जो वृक्ष का छोटा रूप ही पौधा कहलाता है। ठीक है, दूसरा में देखिए, जल की बूंद पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन नहीं मारिएगा जल वाष्प देख के, या अब की बार पूछा गया बीपीएससी में, जो भी टीआरई 1 2 3 हुआ है। 3 में देखिए, तना पौधे में जल का जस करता है, तो तना जो है पौधे का जल में क्या करता है? संवहन करता है, और पोषण भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 4 में देखिए, झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? तो झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? जिन पौधे की लंबाई आपके बराबर हो वह झाड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, पौधे कौन सा होते हैं? पौधा कौन सा होता है? तो उपयुक्त में से सब पौधा है। जो पौधा कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधा अनेक प्रकार के होते हैं। साथ में देखिए, वृक्ष की विशेषताएं क्या होते हैं? तो वृक्ष की विशेषता बहुत ऊंचा होता है या भूरार होता है, शाखाएं अधिक लंबी और ऊंचा होता है, तो सभी हो जाएगा। 8 में देखिए, शाक पौधे की विशेषताएं क्या है? शाक पौधे के वो हरे एवं कोमल होते हैं। 9 नंबर देखिए, शाक पौधा कैसा होता है? तो शाक पौधा कैसा है? जिसकी लंबाई आपसे कम हो, क्या होता है? शाक पौधा होता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, जड़ें मिट्टी से डैश अवशोषित करते हैं, तो जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। 11 में देखिए, शाकीय पौधा कौन सा नहीं है? शाकीय पौधा कौन सा नहीं है? गुलाब। ठीक है, शाक वाला पौधा। 12 नंबर देखिए, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तो वह है तना। तना के माध्यम से पूरे पौधे में पूरी जगह पानी संचालन होता है। 13 नंबर, वृक्ष किसे कहते हैं? वृक्ष किसे कहते हैं? वृक्ष होता है जिसकी लंबाई हमसे ज्यादा हो। ठीक है, लंबाई कम नहीं, यही होगा। 14 नंबर, खरपतवार क्या? अनचाहे उगे पौधे को खरपतवार कहते हैं। 15 नंबर, पत्ते का चौरा भाग क्या कहलाता है? तो पत्ते का चौरा भाग फलक कहलाता है। 16 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या? पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, यह सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, यह भी सही है। ऑक्सीजन का निष्कासित होता है, सही है। ठीक है, आगे देखिए, आम का पौधा क्या है? आम का पौधा क्या है? एक वृक्ष है। निम्न में से सबसे कम लंबा पौधा कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? पुदीना।
19 नंबर शाक पौधा कौन कौन से होता है? शाक पौधा होता है उपयुक्त सभी। ठीक, मनी प्लांट भी, टमाटर का, कमल का पौधा, यह सब शाक प्लांट है। 20 नंबर देखिए पत्तियों में सिरा का प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो वो शिराविन्यास कहलाता है। कुछ पौधे बहुत अधिक ऊंचे होते हैं तथा उसके तने सुदृढ़ एवं गाढ़े भूरे होते हैं। इसमें शाखा भूमि की अधिक ऊंचाई और तने, इसे क्या कहते हैं? इसे वृक्ष कहते हैं। स्त्री केसर फूल का कौन सा भाग है? स्त्री केसर फूल का डैश भाग है। तो फूल का स्त्री केसर कौन सा भाग है? स्त्री केसर फूल का कौन सा भाग है? बाह्य भाग है। जड़ों की डैश किस्मत है? तो जड़ों की दो किस्मत है। कौन कौन? झकरा जड़ और मूसला जड़। इसे हम फाइब्रोइड्स रूट और टैप रूट कहते हैं। 24 नंबर देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या होता है? वह पत्ते द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन का कार्य पत्ते करते हैं। ठीक है। 25 नंबर पौधे को भूमि को आसानी से खींच कर नहीं निकाला जा सकता, मिट्टी को खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें मजबूत और पकड़ कर रखती है, इसे मिट्टी का कहते हैं, तो उसे स्थिरक कहते हैं। आलू आलू एक भूमिगत क्या है? तना है। झाड़ी झाड़ी पौधे के कौन सा होता है? झाड़ी पौधा कौन कौन से होते हैं? तो झाड़ी पौधे कौन कौन से होते हैं? तो सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 28 नंबर जिन पौधे के तने के आधार से शाखाएं निकुली होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। 29 नंबर देखिए कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार पर समीप से निकली हुई होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे झाड़ी कहते हैं। पत्तियां जल का उपयोगी बनाने के लिए करती है क्या? सभी करती हैं। पत्तियां जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन के लिए करती है। देखिए इसको हम ये पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है चैनल पे, तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए देखिए कोई भी प्लांट होता है, प्लांट जैसे यह बीज है। ठीक है। बीज जब कोई भी प्लांट बनता है तो एक जब यह बीज हम धरती के अंदर देते हैं तो इससे एक ऊपर की ओर निकलता है, एक नीचे की ओर। इसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। ठीक है। इसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर, तो मूलांकुर से जड़ बनता है और परांकुर से तना बनता है, पेड़ का ऊपरी भाग बनता है जो जमीन के ऊपर जाता है। और देखिए देखिए पत्ता जो होता है इस तरह का पत्ता होता है। पत्ता में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यहाँ से प्रकाश संश्लेषण देखिए किस तरह, जैसे यहाँ से सन का परा, और प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है। सन क्लोरोफिल की अवस्था सन की रोशनी जब पत्ता पर पड़ता है तो यह क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करता है? और जड़ के माध्यम से पानी और पानी खनिज लवण लेके यहाँ से क्या बनाता है? भोजन बनाता है, और जिससे यह पौधे के हर एक भाग में भेजा जाता है। यहाँ से फिर ऑक्सीजन निकाला जाता है। ठीक है। और देखिए जड़ जड़ क्या होता है? जड़ प्लांट का निचला भाग होता है। जड़ क्या होता है? दो प्रकार का होता है, टैप रूट जैसे मूसला जड़ और फाइब्रस रूट कहा जाता है। देखिए मूसला जड़ जो सीधा होता है, ठीक है, और झकरा जड़ जो एक जगह से बहुत तरह का होता है। जैसे धान गेहूं का आप जब जड़ उखाड़िएगा तो वह झकरा जड़ होगा, और झकरा जड़ को हम देख के भी उसका पत्ता का कर, तो इसकी पत्ता क्या होता है? समांतर होती है। समांतर और लंबा होता है, जैसे इस तरह का पत्ता होगा, इस तरह की इसमें रेखा होगा, समांतर रेखा। लेकिन इस तरह क्या होता है? या और इस तरह का प्लांट या बड़े वृक्ष में होते हैं, या ज्यादातर छोटे वृक्ष में होते हैं। फाइबरस रूट जैसे धान हो गया, गेहूं, और यह बड़े वृक्ष में होते हैं। ठीक है। तो यह गहराई तक होता है और यह ऊंचा होता है, और इसका पत्ता क्या होता है? इसका पत्ता इस तरह के होता है, जालिकाई नुमा। ठीक है। तो इसके ठीक है, चलिए और भी प्लांट के बारे में आगे देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं।